Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We are resuming a previous session where we were discussing the section 29, I guess, 29 or 30. 30 and 31. ठीक है. अच्छा, अब पिछले सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं इसका डिस्कशन. तकरीबन हम इस स्क्रीन पर थे, हाँ एंड ही हो रहा है, और इसमें जितनी चीज़ें बाकी हैं ये मेरा ख्याल है कि इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसे आराम से खुद पढ़ सकते हैं. जैसे सेक्शन 34 को देख लीजिए. 34 है पावर टू मेक बाय लॉ है. बाय लॉज बनाने के लिए आपको ना पार्लियामेंट जाना पड़ेगा ना कैबिनेट जाना पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ काउंसिल अपने बाय लॉज खुद बनाएंगे और उसे प्रेसिडेंट से अप्रूव करा लें. दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल फीस हो गई, ये इसमें लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या चीज़ें बाय लॉ में शामिल हो सकती हैं और किन के बाय लॉ बना सकते हैं. मतलब बाय लॉ का मतलब इवन मिनिस्टर तक भी नहीं जा रहे, कैबिनेट तक नहीं जा रहे हैं, आपको खुद ही फार्मेसी कौन सा डिसाइड कर लेगी. ये इसकी लिस्ट है. फॉर एग्जांपल कि मीटिंग का प्रोसीजर क्या होगा और अकाउंट्स को किस तरीके से मैनेज करेंगे. रिपोर्ट तो देनी है, एनुअल रिपोर्ट आपको देनी है, लेकिन मैनेज किस तरीके से करना है, फीस वगैरह क्या होगी. अब जैसे एक मैं आपके साथ शेयर करूं स्क्रीन पर एक चीज, फी शेड्यूल स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं. अभी आपको किसी किस्म का शेड्यूल नजर आ रहा है ना. अच्छा, ऊपर आप डेट भी देखिएगा, एक डेट देखिएगा, ये 30 नवंबर 2016. ये जो बाय लॉ में जो पावर दी गई है, पावर दी गई है टू मेक बाय लॉ. एक मिनट में दोबारा बताता हूँ. पावर टू मेक बाय लॉ. अब मैं खाली स्क्रीन पे प्रॉपर्ली नजर आ रहा होगा. बाय लॉ बनाए गए, बाय लॉ में फीस वाला तस्करा कि फी क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, और उसी को ज़हन में रखते हुए ये नई फीस बना दी गई है. फीस किस चीज़ की है? ये विजिट की फी है. अगर तो फैमिली प्रोग्राम आप शुरू करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप एक इंस्टीट्यूशन ओपन करें जिसमें फैमिली की एजुकेशन हो, तो फार्मेसी काउंसिल की जो आप विजिट कराएंगे, उस विजिट के लिए फीस है 5 लाख रुपीस एंड सो ऑन. आप इसी तरीके से चलते जाएंगे. रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं 3 लाख, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए फीस ये सारी लिखी हुई है. एक अहम चीज यहाँ पर है जिसका एक्ट में तस्करा नहीं था, लेकिन मामला ऐसा है कि इस किस्म की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. पेनल्टी फी ऑन वायलेशन ऑफ पीसीपी. और ये वायलेशन को एक्सप्लेन किया. वायलेशन का मतलब क्या है? वायलेशन मींस एडमिशंस मेड इन फार्मली एंड फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम बिफोर ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान. इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और पेनल्टी को भी बहुत स्पेसिफाई कर दिया है. वायलेशन के हवाले से वायलेशन को स्पेसिफाई किया है कि अगर आपने एनओसी लिए बगैर एडमिशन अनाउंस कर दिया तो आप पर पेनल्टी लगेगी. ठीक. मुझे नहीं पता इफ यू कैन रिकॉल इट और नॉट. किसी वीडियो में मैंने शेयर किया कि कराची में 2 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन पर ये पेनल्टी लगी है इस वक्त. ये रिसेंट अभी मैं बात कर रहा हूँ. याद है आप लोगों को? दो सर आपने जी सर आपने नाम बताया शेयर. था. मैं नाम अभी जियाउद्दीन. नहीं, नॉट जयाउद्दीन. जयाउद्दीन बहुत प्रॉपर तरीके से किया. जयाउद्दीन नहीं है, JSMU है. JSMU का जो पहला बैच है, फर्स्ट बैच, उन्होंने क्लासेस विदाउट ऑब्टेनिंग एनओसी स्टार्ट कर दी थी. इसी तरीके से उर्दू यूनिवर्सिटी का जो इवनिंग प्रोग्राम है, इन्होंने इवनिंग प्रोग्राम की क्लासेस एनओसी के बगैर स्टार्ट की थी. तो इन दोनों पर पेनल्टी लगी थी. उर्दू यूनिवर्सिटी पर भी पेनल्टी लगी थी इवनिंग के लिए. और JSMU के जो पहला बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन उनके स्टूडेंट्स की नहीं हुई सिंध फार्मेसी काउंसिल में. उन्हें अलग एग्जाम पास करना जो कि फार्मेसी काउंसिल कंडक्ट कर रही है. इसी तरीके से शेखोपुरा में इंस्टीट्यूट है, उधर भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं. एनओसी के हवाले से देखें कि एनओसी के हवाले से ये देखें, ये मैं आपके सामने रखूं. ये वेबसाइट है फार्मेसी काउंसिल की. ठीक है, इसमें रिकग्निशन स्टेटस ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है. इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो शुरू में पहले आ रहा है कि ये रिकग्निशन स्टेटस है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का. आप इससे नीचे आते हैं, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो रिकग्नाइज्ड है. फिर सॉरी बीच में प्राइवेट एकदम से आके ख़त्म हो गए, तो ये रहा. यहाँ से प्राइवेट शुरू हो रहे हैं. ठीक है, ये पब्लिक डोमेन है, पब्लिक वेबसाइट है, इसे आप लोग आराम से देख लीजिएगा. इसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो रहे हैं एनओसीज.
ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें एनओसी दिया गया है। एनओसी का मतलब ये है कि एडमिशन देने से पहले इनका विजिट किया गया और इन्हें एनओसी दे दिया गया। अब इन्हें मजीद विजिट कराने हैं ताकि इनके स्टूडेंट्स को की डिग्री को रजिस्टर कराया जा सके। ये एक लंबी लिस्ट है यहाँ तक कि जिन जो सिर्फ एनओसी पे चल रहा है। जैसे अगर हम ये बात करें रफली, अगर मैं देखूं, जैसे ये सामने आ गया, इकरा यूनिवर्सिटी आ गया। इकरा यूनिवर्सिटी को एनओसी मिला, वही एनओसी की लिस्ट में। और ये भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अभी इनका कोई बैच पास आउट नहीं है तो ये भी एनओसी पर ही चल रहे हैं। बैरिट हडसन, कराची, शहीद बेनजीर भुट्टो, ये दीवान यूनिवर्सिटी है, एनओसी पर है। ठीक है, इसी तरीके से और ये मिल जाएंगे। इवन जेएसएमयू भी अभी तक एनओसी पर हैं, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में नहीं गए। ठीक है, तो ये आप खुद आराम से देखिएगा। कोर्स आउटलाइन में के लिहाज से मैं इसमें मैं जा नहीं रहा हूँ। किसी के पास कोई असाइनमेंट आएगा तो ज़रा डिटेल एक रिपोर्ट बना लेंगे। सिर्फ इसको दिखाने का मकसद है कि यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसमें तरीकेकार होता क्या है, अगर आप देखें वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट पर फार्मेसी काउंसिल की, तो इसमें ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फॉर इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग डिग्री प्रोग्राम इन फार्मेसी। इसमें से इस वक्त जो मुझे आप लोगों को बस एक चीज़ बतानी है वो ये है कि जब भी ये बाकी डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मैं से जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन आपको करने हैं। पहला विजिट होगा, पहला विजिट कब होगा? फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन प्रायर टू फर्स्ट एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट फॉर ग्रांटिंग एनओसी। अभी एडमिशन नहीं दिया आपने, ठीक है, क्लासेस शुरू कुछ भी नहीं हुआ, उससे पहले आपको एक विजिट कराना है फार्मेसी काउंसिल से। और उस फार्मेसी काउंसिल के विजिट में या तो सेक्रेटरी भी मौजूद होना चाहिए, मेंबर्स मौजूद होने चाहिए काउंसिल के, किसी और कमेटी को वो बना सकते हैं, कमेटी में मुख्तलिफ मेंबर शामिल कर सकते हैं, सेक्रेटरी बहरहाल ज़रूर शामिल होगा। वो लोग विजिट करेंगे, विजिट में इन चीज़ों को देखेंगे कि वाकई करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, फंड्स मौजूद हैं पहले 2 ईयर्स के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल फैसिलिटीज फॉर फर्स्ट 2 प्रोफेशनल ईयर्स मौजूद है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद फिर वही वेन्यू मुनासिब है, बेसिक चीज़ें मौजूद हैं, एजुकेशन रिसोर्सेज, इन सबको देखने के बाद फिर एनओसी मिलेगा। एनओसी मिलने के बाद एडमिशन अनाउंस होंगे। ठीक, पहला विजिट हो गया, उसके बाद फिर होगा सेकंड विजिट। सेकंड विजिट कब होगा? सेकंड विजिट जो इसमें लिखा हुआ है, कब होगा सेकंड विजिट? कोई आप में से पढ़ दे जरा, कोई भी आप में से पढ़ दे कि क्या सेकंड विजिट कब होगा? पहला विजिट हो गया एडमिशन से पहले, At the time of first professional. फर्स्ट प्रोफेशन एग्जामिनेशन। Yes, पहला sir. एग्जाम जब होगा, चाहे ये फर्स्ट सेमेस्टर हो या फर्स्ट ईयर एनुअल सिस्टम में, उस वक्त होगा। और उसमें असेसमेंट मेनली चेक हो रही होगी, फैकल्टी ने किस तरीके से पढ़ाया है, एजुकेशन रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को दिए गए जिसका पहले विजिट में वादा किया गया था वो है या नहीं है, और एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है। इन चीज़ों को मेनली विजिट किया जाएगा। ये होगा विजिट 2 में। ठीक है, पहला विजिट जिसमें एनओसी, दूसरा विजिट जिसमें इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा कि वाकई प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई है। फिर विजिट 3, विजिट 3, थर्ड विजिट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब आपके पास बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वादा किया था वो आप लेकर आ गए हैं या नहीं। फर्स्ट सेकंड प्रोफेशनल में जो आप लोगों ने वादे किए थे, पढ़ा दिए ना पूरा सेकंड प्रोफेशन, उसमें एजुकेशन फैसिलिटीज एडिक्वेट थी या नहीं थी, कोर्स आउटलाइन फॉलो की गई या मुख्तलिफ चीज़ें, टीचिंग फैकल्टी को आपने किस तरीके से हायर किया, ये तमाम चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद विजिट 4, विजिट 4 होगा फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम, आखिरी सेमेस्टर के एग्जाम के टाइम पर तमाम चीज़ें देखेंगे, क्लिनिकल ट्रेनिंग कराई या नहीं कराई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर था या नहीं था। इन सब के बाद ये चौथा विजिट आखिरी विजिट होगा। इन सब के बाद फिर रिपोर्ट जाएगी फार्मेसी काउंसिल के पास, फार्मेसी काउंसिल फिर डिसाइड करेगी कि वेदर टू गिव द रिकग्निशन स्टेटस और नॉट। अगर तो रिकग्निशन स्टेटस दिया जाता है, all the students, the graduates have to do is to get acquire the degree, go to the respective pharmacy provincial council and get themselves registered. If the program is not recognized by the pharmacy council, then pharmacy council may arrange examination register for the purpose of registration in consultation with the provincial council, and they have to appear in that exam. एक से दो इंस्टीट्यूशन है, अगेन मैं फिर याद नहीं आ रहा, शेखोपुरा का कोई इंस्टीट्यूट है, उधर यही मसला हुआ था, रिकग्निशन स्टेटस नहीं मिला था, तो उधर के स्टूडेंट्स को अब ये एग्जाम पास करना पड़ता है।
JSMU के फाइनल के स्टूडेंट्स को भी एग्जाम पास करना फर्स्ट बैच के लोगों को ये एग्जाम पास करना पड़ रहा था कुछ अर्से पहले तक। इस वक्त आप लोग का जो इंस्टीट्यूट है वो रिकग्नाइज लिस्ट में मौजूद है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। एनओसी की लिस्ट में आप देखिएगा, और उधर अगर आपके कोई कुलीग के रिलेटिव कोई जान पहचान वाला कोई पढ़ रहा है, तो ये याद दिलाते हैं कि ये 4 विजिट्स होने हैं, 4 विजिट्स नहीं होंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करते रहें कि फॉलो अप लेते रहें कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बाद में फिर जब प्रॉब्लम आती है तो कोई भी पीछे नहीं खड़ा होता, अल्टीमेटली स्टूडेंट को सफर करना पड़ता। अच्छा, इसे हम यहीं तक रखते हैं और वापस आते हैं फार्मेसी एक्ट 1967 पे। यहाँ पर अब मुझे एक क्विकली बता दिए, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके जहन में फार्मेसी एक्ट के हवाले से तो आप लोग इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो आप अभी पूछ लें, नहीं है तो मुझे फिर क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, हम उसे किसी न किसी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो फैक्ट्रीज एक्ट हमारे पास आता है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस है और कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है। अब फैक्ट्रीज एक्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट आता है लेबर लॉ में। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने मैनुअल खोला हुआ है आप लोगों को, जो फार्मेसी का ये फॉरेंसिक फार्मेसी का जी मैनुअल सर, ये खुला हुआ है। 1934। अच्छा, ये 1934 फैक्ट्रीज एक्ट एज अमेंडेड टू 1997। अच्छा, अब इसमें एक जरा मैं आपके सामने एक चीज करता हूँ इसी पर, चलें हम गूगल मैप आ गया। अच्छा, फैक्ट्रीज एक्ट 1934, अगर आप इसे सर्च करें तो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको जी क्लिक सर। कर रहा हूँ, अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने ये टेक्स्ट आ रहा है। एड्रेस देख लीजिएगा, ILO का एड्रेस है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इन्होंने पूरी दुनिया के जितने भी लेबर लॉ हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें एक जगह रखा हुआ है, और यूँ समझ लें कि यही की कॉपी है आपके मैनुअल में। ठीक। अच्छा, अब ये आप लोगों ने देखा फैक्ट्रीज एक्ट 1934। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ, अब ये देखें, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2016। ठीक, ये भी आपके सामने आ रहा है, द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 का है, जो कि 2016 में अप्रूव हुआ। इसी तरीके से इसको आप वेरीफाई करेंगे क्या ये सिंध असेंबली की वेबसाइट पर मौजूद है या नहीं है। अगर हम सिंध असेंबली की वेबसाइट पर जाएं, अच्छा, सिंध असेंबली की हम वेबसाइट पर गए, ये वेबसाइट है सिंध असेंबली की। सिंध असेंबली की वेबसाइट पर मैं क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्ट्स और ये लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ढूंढना है। हम गए एक्ट में, एक्ट में सब्जेक्ट या एडवांस सर्च पर हम चले जाते हैं, एडवांस सर्च में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ईयर ऑफ पासिंग को छोड़ें, सर्च विद इन टेक्स्ट। वैसे मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर
चलो ठीक है, अभी शायद ये इसको सर्च नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी ये वेबसाइट पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, या बहरहाल आप इसको जो सिंध फैक्ट्रीज एक्ट मैंने आपके सामने रखा था वो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, आपके सामने आ जाएगा। ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आप चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपके सामने जब ये चीज़ आएंगी तो फिर आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। अभी मैं स्क्रीन पे सामने रखता हूँ फैक्ट्रीज एक्ट 1934। अब देखें ये दो अलग अलग एक्ट क्यों हैं और इनको हम किस तरीके से लेकर चलेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट को देखें, एक तो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड था 18 अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले तक। 18 अमेंडमेंट के बाद ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कई सब्जेक्ट्स फेडरल लिस्ट से निकल के प्रोविंसेस के पास चले गए थे, जिसमें एजुकेशन भी थी और लेबर भी था। अब लेबर डिपार्टमेंट या लेबर के हवाले से जितनी चीज़ें हैं वो प्रोविंसेस के पास हैं। जब प्रोविंसेस के पास हैं तो हर प्रोविंस ने अपनी अपनी कानून साजी करने की कोशिश की ताकि चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज कर सकें। तो इस सिलसिले में सिंध ने किया, सिंध ने फार्मेसी काउंसिल एक्ट भी बनाया, इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, सिर्फ कंपोजिशन का हवाले से डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ। इसी तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे 1934 का एक्ट नजर आ रहा है और ये सिंध का एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 2015। अब इसमें चेंजेस क्या हैं इनको हम देख लेंगे। नॉर्मली जो मैंने क्विकली देखा है ज़्यादा चेंजेस नहीं, कहीं कहीं पर चेंजेस हैं। तो अब कोर्स आउटलाइन हमें क्या कह रही है, कोर्स आउटलाइन हमें कह रही है कि आप फैक्ट्रीज एक्ट 1934 पढ़ेंगे। तो हम ये करेंगे कि पहले हम फैक्ट्रीज एक्ट 1934 पढ़ लेंगे, लेकिन इस वक्त 18 अमेंडमेंट के बाद इस एक्ट के बजाय ये एक्ट इम्प्लीमेंटेड है, इम्प्लीमेंट ये होगा। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा अपना इनपुट दें कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 पढ़ना चाहिए या फैक्ट्रीज एक्ट 1934 पढ़ना चाहिए। कोर्स आउटलाइन में अभी तक यही लिखा हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट 1934। हालांकि वो एक्ट बना, वो सिलेबस बना था 2013 में जब ये एक्ट नहीं आया था। आप लोग का क्या इनपुट है इस सिलसिले में, हमें क्या करना चाहिए? सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अमेंडमेंट्स इसके अंदर यानी पुरानी चीजों के साथ रिलेट हुआ हुआ होगा ना, तो हम अगर दोनों चीजों को एक साथ लेके चलें तो ताकि बिल्कुल हमें ठीक, इतना ना हो कि जो चीजें इम्प्लीमेंटेड हैं वो हमें एटलीस्ट पता हो और जो पुरानी थी वो भी। ठीक है। इसको फिर हम किस तरीके से करें, साइड बाय साइड चलें, किसी न किसी को असाइनमेंट तो मिलेगा, वो तो है। 1934 आप लेके चलो और साथ में अमेंडमेंट्स भी अगर आप बता दो इसके साथ ठीक है। तो अच्छा मुझे ये ठीक बताएं कि रहेगा। ये दोनों एक्ट्स मैंने वेबसाइट गूगल पे मैंने आप लोग को दिखा दिया है, क्या आप लोग ये अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं? मैं सॉफ्ट कॉपी तो शेयर जी करूंगा सर, एलएमएस पे, श्योर। लेकिन मुझे टाइम लगेगा। ये आप लोग कर लीजिए ताकि हम इसको देख लें। अच्छा चलें, मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ। ये आप लोग के लिए सही है या मैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जो आया था मैं उसी को ओपन करूँ? सर ये ठीक था। चलें कोई बात नहीं, वो ज़रा ये रहेगा ना कि लाइव देख रहे हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैनुअल में कॉपी पेस्ट करते हुए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जी अच्छा देखें, यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है फैक्ट्रीज एक्ट 1934 का, ठीक है। और हम साइड बाय साइड, मैं स्क्रीन चेंज करता रहूँगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, पहले हम देखते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1934, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग लेबर इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में जो लेबर है उनके हवाले से, वेरियस इट इज एक्सिबिएंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग लेबर इन फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग लेबर इन फैक्ट्रीज, सेम टेक्स्ट। टू कंसोलिडेट एंड मैटर, तकरीबन यही है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है।
कॉपी पेस्ट तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि जाहिर है ना, अब वाटर का फार्मूला 1960 में जो था वही फार्मूला 2000 में भी था, वही फार्मूला आज भी है। अगर आप वाटर का फार्मूला रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो इसे कॉपी पेस्ट नहीं कहेंगे। एक ही चीज है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट ना कहें तो बेहतर है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ये आप लोगों को पढ़ना आता है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सेक्शन 1 ठीक। इधर बस ये डेट का फर्क आएगा। इन्होंने कहा है कि 1935 से इम्प्लीमेंट है, अब ये चेंज क्यों नहीं किया था आई डोंट नो, पर जो कुछ भी ऐसे ही रहेगा फर्क। अब इसके बाद डेफिनेशंस आ रही हैं, डेफिनेशंस आ रही हैं। अब डेफिनेशंस यहाँ पर हैं और डेफिनेशंस यहाँ पर भी हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ज़रा हम क्लेरिफाई कर लें कि हम फैक्ट्री बोलते किसे, फैक्ट्री सेक्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, फैक्ट्री किसे बोलते हैं, वर्कर किसे कहते हैं। और अगर आप लोग स्क्रीन पर देख सकें ना, तो एक एडल्ट की डेफिनेशन आपके पास आ रही है। यहाँ पर एडल्ट की डेफिनेशन है और यहाँ पर एडल्ट की डेफिनेशन है। अब जो सवाल उठा था ना 17 ईयर पिछले सेशन में, 17 ईयर और लेबर लॉस के रिलेशन में जो मैंने बताने की कोशिश की थी, वो उसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। फैक्ट्री एक्ट 1934 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एडल्ट की डेफिनेशन है, एडल्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जिसने अपने 17 ईयर्स पूरे कर लिए हैं, 17 ईयर्स पूरे कर लिए हैं, उसे आप एडल्ट बोलेंगे। और बहुत सी वजूहत में, 3 वजूहत में डिस्कस की थी कि 17 ईयर्स की लिमिट क्यों रखी हुई है फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए। उन 3 में से एक वजह ये है कि 17 ईयर्स में आप एडल्ट कहलाते हैं। ये टेक्स्ट आपके सामने कौन सा है, फैक्ट्रीज एक्ट 1934 का। और सिंध में एडल्ट की डेफिनेशन 18 ईयर्स पे आ गई है। ये एक डिफरेंस है। ठीक। अच्छा, आज की तारीख में जरा ये बताएं, एडल्ट ये पाकिस्तान में ऑफिशियली एडल्ट आप कब कहलाते हैं? एडल्ट Above मतलब 18, I think. 18 क्योंकि इसको 18. सीधा सीधा लिंक कर लें। आपके जो आइडेंटिफिकेशन के इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स कब बनते हैं? 18 ईयर्स पे। 18 में CNIC सर, ठीक है yes. ना, CNIC उसी वक्त बनता है, उससे पहले आपको जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इवन पासपोर्ट ही बन रहा है तो पासपोर्ट मदर नेम के साथ बन रहा है, मतलब उसके साथ ही बन रहा है, इंडिपेंडेंट आपका नहीं बन रहा। इससे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन रहा। बे फॉर्म है, पूरे फैमिली मेंबर्स के नाम शामिल है। तो पहला इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट आपका 18 ईयर्स के बाद बनता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में एडल्ट की प्रॉपर डेफिनेशन 18 ही है। ये वाली ऑब्सोल्यूट हो गई है। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 वाली। पर ये चीज अभी आई थी। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जरा फैक्ट्री को समझने की कोशिश करें, व्हाट अ फैक्ट्री इज। ठीक। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि फैक्ट्री किसे कहते होंगे, क्या चीज है फैक्ट्री? आपके जहन में क्या आता है फैक्ट्री का जब भी हम नाम लेते हैं? तो जैसे अगर फैक्ट्री का मुझसे पूछा है तो फिल्में वगैरह देख के जो जहन में आता है ना, एक चिमनी जिससे धुआं निकल रहा है, वहां पर लेबर कुछ काम कर रहे हैं, Yes sir, सनत. और ठीक है, और क्या क्या चीजें आती हैं, होना क्या चाहिए फैक्ट्री में? तो कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा हो, कुछ कुछ बन ना रहा कुछ, हो। मैन्युफैक्चर हो रहा हो। ठीक है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब आप कुछ बना रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि आप रॉ मटेरियल से कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो रॉ मटेरियल ही आप बना रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे कॉटन है, कॉटन से आप थ्रेड्स बना रहे हैं, फैब्रिक नहीं बना रहे, लेकिन आप क्लोथ बना सकते हैं स्पिनिंग तो सर। कर रहे हैं। ठीक, मुख्तलिफ चीजें। अब जरा प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं फैक्ट्री एक्ट 1934 में। फैक्ट्री क्या चीज है? आप में से कोई प्लीज थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेगा? मैं जरा स्क्रीन भी एडजस्ट कर दूं। कोई एक जरा आप में से पढ़ ले फैक्ट्री की डेफिनेशन। प्लीज कोई एक रीड कर दे, अगर स्क्रीन पे सही नजर आ रहा है तो। Factory means any premises, including the presence thereof, whereon 10 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on or is ordinarily carried on with or without the aid of power, but does not include a mine, subject to the operation of the Mines Act 1923, ठीक है 4th of ठीक है 9. ठीक ठीक है, वो उसका 8 नंबर होता है। अच्छा, तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अगेन जिस तरह हमने पढ़ना सीखा है एक्ट को, हम ब्रेक करके पढ़े होते हैं। फैक्ट्री का मतलब है एनी प्रेमिसेस, एक जगह होगी, कोई खुला मैदान नहीं होगा। ठीक है, ये बात तय हो गई।
तो एक बात ये होगी। दूसरा है कि जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। अब वर्कर कौन होता है, वर्कर को हमें देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम होल्ड कर रहे हैं, वर्कर की डेफिनेशन हम अलग देखेंगे। अभी हमने सिर्फ एक काउंट निकाल लिया कि 10 से कम वर्कर हुए तो कुछ भी हो रहा हो वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगी। 10 से ज्यादा वर्कर होंगे तो उसे आप शायद फैक्ट्री की डेफिनेशन की तरफ लेकर जाएं। प्रीमिसेस होगी जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे और प्रीसीडिंग 12 मंथ में से एक दिन भी काम हुआ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, तो ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि फैक्ट्रीज बंद है तो फिर उसका जो भी स्टेटस के हवाले से भी टैक्सेशन के मसाइल हैं, उधर ये चीजें आती हैं जरा। 12 महीने में एक दिन भी अगर काम हुआ हो, काम किया हो 10 से ज्यादा वर्कर्स ने, और क्या काम किया हो मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब ये कह रहे हैं फैक्ट्री आप ऐसी प्रेमिसेस को बोलेंगे जहां पर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स ने पिछले 12 महीने में किसी किस्म का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हवाले से काम किया हो। अब उसे पावर इस्तेमाल हुई हो, पावर इस्तेमाल नहीं हुई हो, सब कुछ शामिल है। ठीक। अब इस डेफिनेशन से दो डेफिनेशन हमारी और निकलती, इनको हम समझेंगे तब हम फैक्ट्री की डेफिनेशन को प्रॉपर्ली समझ सकेंगे। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और वर्कर। वर्कर की डेफिनेशन को जरा सा देखते हैं हम। वर्कर की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, कहीं नजर आ रही है आपको वर्कर की डेफिनेशन? जी सर, ऊपर लिखी हुई है ठीक है, एच में। एच में वर्कर की डेफिनेशन है। अब जब ये वर्कर की डेफिनेशन है तो वर्कर की डेफिनेशन में ये पहले आता है, मींस अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी वेदर फॉर वेजेस और नॉट। ठीक है, ये इसकी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। आपने डायरेक्ट हायर किया है, थर्ड पार्टी के थ्रू हायर किया, मतलब कॉन्ट्रैक्टर से आपने कहा ठेकेदार से कि मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है ना, कंस्ट्रक्शन करनी है, 5 लेबर चाहिए, उसने ला के दे दिए, आपके पास काम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या तो डायरेक्टली है या नहीं है, पैसे दे रहे हैं आप या पैसे नहीं दे रहे, मतलब ये सब चीजें हो सकती है। बहरहाल वो बंदा जो काम कर रहा हो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फिर आगे इसको भी हम नहीं देख रहे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो या क्लीनिंग कर रहा हो, क्लीनिंग किसी कर रहा हो, एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रीमिसेस यूज्ड फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऑफिस की क्लीनिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, किसी घर की क्लीनिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अगर क्लीनिंग को भी हम करें तो क्लीनिंग या तो किसी मशीन की कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह की जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो, उसकी क्लीनिंग जो कर रहा है वो भी वर्कर ही कहलाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है वो भी वर्कर कहलाएगा। ठीक। और एम्प्लॉय हो प्रॉपरली, ऐसे ही वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहा है, नो। एम्प्लॉय प्रॉपर हो, प्रॉपर एम्प्लॉय होगा तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा। अच्छा। और इन एनी अदर काइंड incidental और करेक्टेड विद द सब्जेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें क्लीनिंग के हवाले से ऐसे शख्स को डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन सोली एम्प्लॉयड इन अ क्लेरिकल कैपेसिटी इन एनी रूम और प्लेस वेयर नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री में तो हैं आप, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, क्लेरिकल वर्क में है। जैसा एडमिन के लोग होते हैं ना, अकाउंट्स का बनता है, उसे आप वर्कर नहीं कहेंगे। फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस प्रेमिसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, क्लेरिकल कैपेसिटी है, अकाउंट्स का बंदा हो गया, एचआर का बंदा हो गया, इवन वो लोअर ग्रेड का आदमी है, ऑफिस बॉय, आप उसे वर्कर नहीं कहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये चीजें फिर इस्तेमाल होंगी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में। तो वर्कर के हवाले से हम कह रहे हैं कि हर वो बंदा जिसे जो एम्प्लॉय है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। और अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उसी क्लीनिंग कर रहा है। जब क्लीनिंग कर रहा है तो इसमें जितना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग वाले भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और जो उस जगह की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो जो हाउस कीपिंग स्टाफ है वो भी इस वर्कर कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया की क्लीनिंग कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग एरिया किसे, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आप ये लिस्ट देख लें, मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ये सभी की लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई। ये इसमें ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, डिस्पोजल, पंपिंग ऑयल, वाटर, ये तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल हैं। हमारा इस वक्त मेन फोकस होगा फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, हम सिर्फ उसी को देखेंगे और बाकी को नहीं देखेंगे। एक जरा सा मुझे याद आया कि मैन्युफैक्चर
ये रीपैकिंग एक चीज होती है, रीपैकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगी या नहीं आएगी? अब आप इस डेफिनेशन पे जरा अप्लाई करके देखें। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है, तो ये रीपैकिंग का एक लाइसेंस था हमारे पास, हमने पढ़ा था रीपैकिंग होती है ड्रग्स की, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल होगी या नहीं होगी? कोई आइडिया है? ठीक है, कोई आइडिया नहीं। चलिए देखें, इस वक्त स्क्रीन पे आप लोग देख रहे थे फैक्ट्रीज एक्ट 1934। वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हम सिर्फ 3 मिनट तकरीबन बाकी है, जो सिन फैक्ट्री लॉ, सिन फैक्ट्रीज एक्ट 2015, हम इसमें इन्हीं डेफिनेशन को जरा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कोई चेंज है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट्री की डेफिनेशन को। फैक्ट्री की डेफिनेशन देखिए, एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग द, अगर आप लोग इसे क्विकली देख लें तो मेरा ख्याल है सेम टेक्स्ट, नो चेंज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखें, फॉर मेकिंग अल्टरिंग, ठीक है, पंपिंग ऑयल, जनरेटिंग, ऑलमोस्ट नो चेंज। और बाकी वर्कर, वर्कर कहीं नीचे आना चाहिए, वर्कर पर्सन एम्प्लॉयड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, एंड इंक्लूड्स क्लेरिकल स्टाफ। ठीक है, ये फर्क है, फर्क आइडेंटिफाई हुआ। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 को देखें आप, किसकी डेफिनेशन देख रहे थे हम लोग? वर्कर की। यहां लिखा था बट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन सोली एम्प्लॉयड इन अ क्लिनिकल कैपेसिटी। ठीक, और यहां पर इंक्लूड्स क्लिनिकल स्टाफ। तो सिन फैक्ट्रीज एक्ट में क्लिनिकल स्टाफ को वर्कर की कैटेगरी में रखा है, जबकि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में वर्कर की कैटेगरी में क्लिनिकल स्टाफ को नहीं रखा था। ठीक, इसके अलावा जनरली यहाँ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात की गई थी, क्या तो डायरेक्टली आप करेंगे या थ्रू एजेंसी करेंगे, जबकि सिन एक्ट जो बना है उसमें ये है कि आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करना है। नो वर्कर शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू एन एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर और मिडिलमैन टू परफॉर्म प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क। आप अगर उसे वर्कर का डेजिग्नेशन देना है तो फिर आपको उसे डायरेक्टली हायर करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली जो भी हायर हो रहा है तो वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं आ रहा, वर्कर की कैटेगरी में नहीं आ रहा तो फिर वर्कर से हवाले से जितने बेनिफिट देने पड़ते हैं वो बेनिफिट नहीं देने होंगे। ठीक, ये बिल्कुल थोड़ा ही सही टाइम था, इसलिए मैंने फैक्ट्रीज एक्ट सिर्फ आप लोगों के सामने रखा, दो चीजें बताने की कोशिश की। एक फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है जो कि कोर्स आउटलाइन में मेंशन है, और ना सिर्फ कोर्स आउटलाइन में मेंशन है, हमें इसी को कोर्स आउटलाइन के हवाले से पढ़ना है, लेकिन साथ साथ ही 2015 में सिन असेंबली ने सिन फैक्ट्रीज एक्ट पास कर दिया, तो वो अब लेटेस्ट एक्ट वो मौजूद है। तो इस वक्त थोड़े से टाइम हमने दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की थी। डेफिनेशंस को, चूंकि मैं इन डेफिनेशंस को 4 दफ़ा से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ तो शायद मेरे लिए आसान था, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने चूंकि पहली दफ़ा पढ़ा है, देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजन। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होती है, या तो वीडियो अगर मैं शेयर करता हूँ या इंटरेक्टिव सेशन होता है, तो मैं आप लोग ये देख लेंगे कि हमें हमें कौन सा तरीका बेहतर है। या तो हम 1934 को पूरा प्रॉपरली पढ़ लें, ठीक, और उसके बाद फिर हम सिन फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ें, और फिर जब, क्योंकि एक एक्ट जब हम प्रॉपरली पढ़ चुके होंगे फिर उसको कंपेयर करना आसान होगा, वरना मुश्किल होगा। ओके सर। ठीक, अच्छा, अब ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए एक तो मैं फ्रैंकली मैं एक प्लान कर रहा हूँ एक क्विज लेने का, वो एलएमएस के थ्रू मैं अनाउंस कर दूंगा, कम से कम 2 से 3 दिन का आप लोग को टाइम दूंगा अनाउंसमेंट से पहले। फार्मेसी ओके एक्ट सर। जो सेक्शंस होगा मैं बता दूंगा किन सेक्शन से आएगा, क्या ड्यूरेशन होगी, क्या चीज़ होगी, वो मैं आपको कम से कम 2 दिन पहले बताऊंगा। ठीक, और बाकी जो चीज़ें होंगी कम्युनिकेशन वहाँ से होती रहेगी, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे कर लीजिएगा। अच्छा, हो सकता है कि मैं फ्राइडे जो टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल में 9 बजे एक सेशन है, हो सकता है कि मैं फ्राइडे सुबह 9 बजे क्लास में कंडक्ट करूं, लेकिन मैं एलएमएस पे आपको कल बता दूंगा, कल दोपहर तक मैं बता दूंगा इफ आई वांट टू टेक द क्लास। ठीक, ओके। चलें, ठीक है, थैंक यू।
है। सर जो अपकमिंग फ्राइडे आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। मैं इसी परसों की बात कर रहा हूँ, 18 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। जी सर, तो उसमें क्विज लेंगे आप? नहीं, क्विज का मैं ये कह रहा हूँ कि क्विज जब मैं लूंगा मैं 2 दिन पहले आपको बता दूंगा। मैं फ्राइडे रेगुलर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ कि मुमकिन है कि मैं क्लास में, लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगा, कल तक बता दूंगा जी इंशाल्लाह। सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या अल्लाह नहीं थी? हाफिज़ सर। बिल्कुल टाइम एंड हो रहा है।